आप देख रहे हैं 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बना हुआ है, दिन की बड़ी सियासी खबरों को डीकोड करने के लिए। और अब खबर बिहार से आ रही है, जहां नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के भीतर से अब झगड़े की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। मंत्रिमंडल में एमएलसीज को ज्यादा तरजीह क्यों, ये सवाल खुद बीजेपी के विधायक ही पूछ रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता नाराज हैं। विधायक राजू सिंह, इनके घर पर बीती रात डिनर का आयोजन किया गया था। इसमें राजू सिंह, मिश्रीलाल यादव समेत कुछ अन्य बीजेपी विधायक शामिल हुए। नाराज नेताओं का मानना है सरकार के गठन में विधायकों की भूमिका ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा तरजीह भी उन्हीं को दी जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने एमएलए के मुकाबले एमएलसीज को ज्यादा तरजीह दी। विधायकों की संख्या 15 में 15 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से 9 विधायक हैं और 6 एमएलसी हैं। जबकि सरकार के गठन में विधायकों की संख्या ही काम कारगर होता है। तो ये चर्चा आम लोगों में है, बस यही जानते हैं। विस्तार में और लोगों को जगह मिलनी चाहिए थी, मंत्रिमंडल विस्तार में। अब ये बात तो मतलब मिलनी ही चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। तो ये आप मिश्रीलाल यादव को सुन रहे थे, खुलकर अपनी नाराजगी का वो इजहार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के विधायक राजू सिंह, जिनके घर पर ये आयोजन हुआ था, वो किसी भी तरीके की नाराजगी से इनकार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राजू सिंह कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा विधायक तो होली मिलन समारोह के लिए जुटे थे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हमें मंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन मंत्री बनाया नहीं गया। खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बता रहे हैं राजू सिंह। हमारे साथ बीजेपी विधायक राजू सिंह जी हैं। सर, रविवार रात आपके आवास पर एक बैठक हुई थी बीजेपी विधायकों की। इस बैठक से जब बाहर निकले बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव, तो उन्होंने कहा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें बीजेपी कोटे से विधायकों से ज़्यादा विधान पार्षदों को तरजीह दी गई है, यह ठीक नहीं है। सो सरकार गठन में विधायकों की भूमिका अहम होती है, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें विधान पार्षदों को ज़्यादा मौका दिया गया बीजेपी कोटे से, यह गलत है। सो 15 मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, जिसमें 6 विधान पार्षद हैं। इतने विधान पार्षदों को मंत्री क्यों बनाया गया, इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आप लोग नाराज हैं, इसलिए बैठक हुई थी? देखिए, सबसे पहली बात कि बैठक कोई बैठक नहीं थी। मैं जब भी पटना में रहता हूँ तो मोस्टली हर महीने एक बार हम लोग 2, 4, 10 विधायक लोग एक साथ बैठते हैं, और उसी में लोग, कल होली का समय आ गया है, 2, 4, 5 दिन बाद होली है, एक तरह से होली मिलन समारोह करके अपने कुछ विधायकों के साथ हम लोग बैठे थे। और मिश्रीलाल जी हमारे साथ विधायक रहे हैं, वीआईपी से विधायक रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक रहे हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी में हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ही बैकग्राउंड से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में विलय की सवाल आई थी, उसमें मिश्रीलाल जी मेरे साथ आए थे। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, और भारतीय जनता पार्टी उस समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, पहली बार पार्टी बन करके उभरी थी। तो जहाँ तक सवाल है मिश्रीलाल जी क्या बता रहे थे कि लोगों में आक्रोश है, ये मैं नहीं बता सकता आक्रोश क्या है। हाँ, ये जरूर मैंने सुना, उनके द्वारा जो कही गई बात सुनी, मुझे आश्चर्य लगा कैसे वो किस समय आ गए, आकर के अपनी बातों को रख गए, हम लोग को नहीं पता है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। हम लोग विशेष करके सब विधायक आपस में बैठ करके हमेशा बैठते हैं, महीने 2 महीने पे एक बार बैठते हैं, राय विचार करते हैं। और अभी तो होली का समय था, इसलिए होली मिलन समारोह के लिए बैठे थे। कहीं कोई नाराजगी नहीं? नहीं, ऐसे अगर कोई नाराजगी भी होगी, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, तो आपके सामने थोड़ा ही बोलेंगे। तो राजू सिंह कह रहे हैं कहीं कोई नाराजगी नहीं है बीजेपी विधायकों की। लेकिन ये जो नाराजगी वाली खबर सामने आई है, इस पर आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। बिहार में अस्थिरता का माहौल है, ये कह रही है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी। बयान आया आरजेडी की तरफ से, बिहार में अस्थिरता का माहौल। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर शक्ति सिंह यादव जी हैं। सरकार गठन में विधायकों की भूमिका अहम होती है, लेकिन बीजेपी ने अपने 6 विधान पार्षदों को मंत्री बना दिया, यह उचित नहीं है। वैसे राजू सिंह खुलकर कुछ अभी बोल नहीं रहे, जिनके घर पर बैठक हुई। देखिए, बड़े पैमाने पर विधान परिषद से आप मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, वो आपका फैसला हो सकता है। विधायक के मन में नाराजगी है, भाजपा और जदयू दोनों विधायकों के मन में काफ़ी रोष है। कई लोगों को वचन दिया गया था, पूरा नहीं किया गया। लोकसभा के चुनाव की बिगुल बज गई है। आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मंत्री जो बने हो कोई काम तो करेंगे नहीं।
सायरन बजाने के सिवा तो कोई काम कर ही नहीं सकते हो, वह भी लागू नहीं रहेगा, सायरन भी नहीं बज पाएगा। बिहार में फिर अस्थिरता का माहौल सामने दिख रहा है और मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि बिहार बीमार आदमी के हाथ में है और ऐसा थका हुआ इंसान जिसको राजनीतिक सूझबूझ अब कहीं परिलक्षित नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बिहार में चल रहा है। सरकार को कोई खतरा है एनडीए सरकार को? हम सरकार का खतरा है कि नहीं वो तो सरकार वाले जाने, पर सरकार के अंदर अंतर कलह खूल करके है और वो प्रकाष्ठा उसकी है, चरम पर है। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर नाराजगी, क्या बिहार की पिक्चर अभी बाकी? रामकृपाल सर, नाराजगी होगी, हालांकि ये कई दिनों से आ रहा था कि ज़्यादातर एमएलसी को दिया जा रहा है। ये स्वाभाविक है कि अगर एमएलसी को ज़्यादा 6 एमएलसी हैं और 9 जो है वो विधायक हैं, तो ये दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि हर पार्टी में जब भी कोई विस्तार होता है, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं क्योंकि हर आदमी मंत्री बनना चाहता है, हर विधायक, हर एमएलसी। अब ये उनका इंटरनल मामला है, आरजेडी इसका फ़ायदा उठाएगी, जैसा शक्ति सिंह कह रहे हैं। वो एक बात मैं लाइट मूड में कहूँगा कि जैसा उन्होंने कहा कि बीमार आदमी के हाथ में है, तो बीमार आदमी का इलाज तो आरजेडी में ही संभव है। अब मुझे नहीं पता कि फिर ऐसी कोई योजना हो रही है कि नहीं। ठीक है, अभय सर का रुख करते हैं। अभय जी, आपको क्या लग रहा है 24 चुनाव से पहले अभी तक देखिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन है, स्थिति साफ नहीं हो पाई है, हालांकि वही हाल महागठबंधन का भी है, लेकिन क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है और बड़े स्तर पर इधर से उधर नेताओं का अदला बदली का खेल देखने के लिए मिल सकता है? पहली बात तो मैं कहूँगा, हम लोग पत्रकारिता में आमतौर से आक्रोश शब्द बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इस मसले के ऊपर कोई आक्रोश पैदा हो सकता है। असहमति हो सकती है, कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि उनके साथ उचित इंसाफ नहीं हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन पहली बात तो ये कि इस पर कोई आक्रोश होगा भाजपा के अंदर, मैं इसको नहीं देखता। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीतिक अस्थिरता का सवाल है, एक राज्य में जहाँ मुख्यमंत्री खुद ही पूरे कार्यकाल में 1 या 2 बार पलटी मारता हो, तो वहाँ तो अस्थिरता का माहौल हमेशा ही रहेगा। हो ही नहीं सकता कि वहाँ स्थिरता रहे, क्योंकि जो सरकार बनेगी उस सरकार में भी लगातार संदेह रहेगा कि भाई पता नहीं अब क्या हो जाए, तो ये तो वो भी लगातार रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले विधानसभा चुनाव तक अब वहाँ पे कोई और बड़ा कोई परिवर्तन होने वाला है। विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबा समय हो, तो अभी इसी तरीके से चलेगा और कोई ज़्यादा खास बड़ी अदला बदली नहीं होगी। ठीक है, कहाँ तो विनोद जी कहा जा रहा था कि साहब जेडीयू में टूट हो जाएगी, जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू का अस्तित्व नहीं बचेगा, लेकिन अब नाराजगी की खबरें जो है वो एनडीए में बीजेपी के खेमे से सामने निकल कर आ रही हैं। बीजेपी के विधायक जो हैं वो बैठ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। कल मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के समय, उसमें तेजस्वी यादव ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी पूरे देश को तमाम गारंटियां दे रहे हैं, क्या वो एक गारंटी दे सकते हैं कि हमारे चाचा की जी, कि हमारे चाचा यानी नीतीश कुमार वो अब नहीं पलटेंगे, इसी गारंटी दे सकते हैं? तो अब इसकी गारंटी तो नीतीश कुमार खुद नहीं दे सकते, मोदी जी क्या देंगे, कोई क्या देगा? तो बिहार की स्थिति ये है, जैसा अभय जी ने कहा। देखिए, मुझे भी कोई ऐसा संभावना नहीं लगती कि बीजेपी में कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा या लोग छोड़ देंगे, क्योंकि जो सत्ताधारी दल होता है उसके पास बहुत सारे औजार होते हैं अपने विधायकों को नियंत्रित करने के लिए, और केंद्र में भी सत्ता है, राज्य में भी सत्ता है, तो ये असंतोष या असहमति तो रहेगी, लेकिन ये कोई विधायक छोड़ने नहीं जा रहे, कुछ नहीं करने जा रहे, ये इस तरह से अपना एक दबाव बनाते रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, इससे एक बात साफ होती है, स्पष्ट होती है कि बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कोई बहुत सुनियोजित और बहुत सुविचारित रणनीति अभी तक सामने नहीं आ रही है कि कोई कभी वो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, यानी पूरी तरह से अभी भी नीतीश कुमार के पर ही बीजेपी बिहार में निर्भर है। और ये बिहार ही है ना जहां पर बीजेपी के विधायकों में नाराजगी है, इस तरीके की खबरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। वरना तो मुख्यमंत्री पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है, लेकिन कहीं पर नाराजगी को लेकर और बैठकों को लेकर खबरें नहीं आती हैं, लेकिन बिहार से ये खबर सामने निकल कर आई है। खैर, बिहार में बीजेपी के विधायकों की नाराजगी को लेकर नीतीश की पार्टी की तरफ से बयान आया है। जेडीयू कह रही है ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पर बीजेपी का आला कमान ही तय करेगा कि क्या करना है। एनडीए सरकार को लेकिन कोई खतरा नहीं, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया है। सुनिए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार हैं। सर, बीजेपी विधायक राजू सिंह के सरकारी आवास पर
रविवार रात एक बैठक हुई है जिसमें बीजेपी के तमाम नाराज विधायक पहुंचे थे। मिश्री लाल यादव जो बीजेपी विधायक हैं वो भी आए थे। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें विधायकों से ज़्यादा विधान पार्षदों को तरजीह दी गई, इससे हम लोगों की नाराज़गी है। सरकार गठन में विधायकों की अहम भूमिका होती है, फिर क्यों 6 बीजेपी विधान पार्षदों को मंत्री बनाया गया? नाराज़ हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और जिन्होंने ये आरोप लगाया उनकी निष्ठा तो दूसरे जगह है। ये तो जब विश्वास मत के दौरान ही वो रंगे हाथ पकड़े गए तो उनकी बात को तो बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है। अगर कोई बात है तब मुझे जानकारी नहीं है, उन मामलों का वह सम्यक निष्पादन कर लेगी। आरजेडी तो कह रही है कि कई विधायक बीजेपी और जेडीयू के नाराज हैं। 50 दिन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसके बाद अब विवाद हो रहा है। सरकार गिरने का खतरा भी टला नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ ना, ऐसा नहीं ना हुआ कि उप मुख्यमंत्री जी पूर्व जो थे 5 विभाग पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, सबका हिस्सा गटकाई नमा, अपने बने हुए थे 5 विभाग के मंत्री। इसलिए राजनीतिक भविष्यवाणी से बेहतर है कि राजनीतिक जिम्मेवारी जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में ताकत लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में विधान पार्षदों को तरजीह दी गई है विधायकों के मुकाबले, इस पर जेडीयू का क्या है? नहीं, इस पर हमारा कोई नज़रिया नहीं हो सकता। वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये थे बात करते हुए हमारे साथ तमाम मसलों पर नीरज कुमार। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। नीरज कुमार जी को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है सेठिया सर को आना चाहिए। सर, एनडीए की राज्य में जो सरकार है ठीक है, उसके लिए कोई खतरा नहीं है इन हालात में, लेकिन सवाल ये कि 24 की चुनौती में वो 40 की 40 सीटें जो एनडीए टारगेट लेकर चली है, क्या वो मुश्किल होगा? ये जो थोड़े थोड़े बगावत के सुर सुनने के लिए मिल रहा है बीजेपी में, ये बगावत वाली बात मैं अभय दुबे से पूरी तरह सहमत हूँ। कोई ऐसी कोई बात बगावत वाली दिखती नहीं है। जहाँ तक एमएलसी को ज़्यादा मंत्री बनाने का सवाल है तो वो भी सही नहीं है, यह आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि 1.5 गुना विधायक बने हैं मंत्री, 6 उधर 9 उधर। और राज्यसभा और विधान परिषद ये इसका गठन ही इसलिए किया जाता है कि कुछ सीनियर लोग जो चुनाव जीतकर नहीं आ सकते उनको विधान परिषद में ला करके जिम्मेदारी दी जाए। तो इसलिए ये कहना कि एमएलए ज़्यादा होने चाहिए, विधायक एमएलसी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये कोई इशू नहीं है। और ये हमने यूपीए सरकार के अंदर केंद्र में भी देखा और ये हमने इस एनडीए सरकार के अंदर भारत में भी देखा है, भारत सरकार में भी देखा है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरा, मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ, यादव के एंगल से। ठीक है, जिस व्यक्ति का बयान आया है वो यादव है, मिश्री लाल यादव। तो ये यादव एंगल जरूर है, क्योंकि यादव फिर से एकजुट हो सकते हैं। 2-4 भाजपा के, जेडीयू के यादव उधर जा सकते हैं, क्योंकि यादव एमवाई की फिर से वहां पर एक तरह से गठबंधन बनाने की कोशिश जो हो रही है। नहीं तो फिर अगर ऐसा होगा तो वो 40 की 40 वाला जो टारगेट एनडीए लेकर चल रही है उसको तो झटका होगा ना फिर। ये जितना एमवाई इकट्ठा होगा उतना फायदा एनडीए को होगा। ओके, क्योंकि जो भाजपा का टारगेट है और जेडीयू का टारगेट है वो अति पिछड़ी जातियां हैं, तो वो जो उनके विरोधी वो वोट है वो कंसोलिडेट होगा। यस, वो कंसोलिडेट हो ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने 17 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नामों की घोषणा जो है वो जल्द की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं कृष्णा ठाकुर से। कृष्णा, अभी औपचारिक तौर पर ये जो महाविकास आघाड़ी है इसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी इसकी संख्या सामने नहीं आई, बावजूद इसके 17 उम्मीदवारों के नाम जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं तय कर लिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल कमलनाथ लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के बीच में बैठक की कई दौर है वो हुई है और ये भी तय किया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में महाविकास आघाड़ी में भी फॉर्मूला जो है वो तय कर दिया जाएगा। इस बीच सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त वो ये कि शिवसेना जेडीयू ने 17 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है और इसका जो है नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है कृष्णा। मैं दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करूंगी। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर यह है कि शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से 17 उम्मीदवारों के नाम को लेकर मुहर लगा दी गई है। हालांकि अभी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर
जिसमें शिवसेना उद्धव गुट है, शरद पवार की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और प्रकाश अंबेडकर भी उन्हीं के साथ माने जा रहे हैं। तो आखिरकार सीट बंटवारे का नंबर क्या रहेगा, इसका अभी इंतजार है। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है बड़ी सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। खबर बिहार से है, जहां एनडीए में अभी सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान तो देखिए अभी हुआ नहीं है, लेकिन आज का दिन अहम माना जा रहा है बिहार एनडीए के लिहाज से, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की आज दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी और इसी मुलाकात में बिहार में एनडीए के दलों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या तय होगा, उस पर मोहर लगेगी। तो आज शाम दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार। सीट बंटवारे पर बीजेपी के बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की आज दिल्ली में मुलाकात। और इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। विजय सिन्हा कह रहे हैं सीट बंटवारा जो है वो वक्त पर हो जाएगा। सीट शेयरिंग कब तक होने का उम्मीद है सर? बहुत सवाल उठ रहा है। समय पर होगा। सक्षम नेतृत्व निर्णय लेने में हर तरह से सक्षम है और उचित समय पर यह निर्णय हो जाएगा। तो बिहार में इंडिया गठबंधन में भी इस वक्त हलचल तेज है। जी, सिर्फ एनडीए में ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में भी आज शाम दिल्ली आएंगे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। तो एक तरफ दिल्ली के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो दिल्ली आ रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी आज शाम दिल्ली आ रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आई है। तेजस्वी यादव दिल्ली आकर कांग्रेस जो नेतृत्व है उससे मुलाकात करेंगे और जैसे कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला नीतीश बीजेपी के नेताओं के साथ मिल बैठकर तय करेंगे, उसी तरीके से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तेजस्वी दिल्ली आकर कांग्रेस नेताओं के साथ मिल बैठकर तय करेंगे। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेगा। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेगा। और ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और सवाल ये कि इंडिया हो या एनडीए, सीट शेयरिंग पर आखिर क्यों अटका हुआ है मामला। रामकृपाल सर, क्या लग रहा है आपको, इतना वक्त क्यों लग रहा है बिहार में? रोमाना जी, हमेशा ये होता है कि जो पहली लिस्ट आती है तो जो नाम डिक्लेयर नहीं होते सबको ये उम्मीद रहती है कि सेकंड लिस्ट या आखिरी लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। तो सारा असंतोष हर पार्टी में वो इकट्ठा होता रहता है, इसीलिए आखिरी लिस्ट जारी करने में हर पार्टियों को थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जिसका भी वो फाइनल हो जाएगा, आखिरी लिस्ट अब आने वाली है बीजेपी की, मैं समझता हूँ सब जो भी होगा, तो आखिरी लिस्ट आने पर ये लगता है कि अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। तो वो जो असंतोष, उम्मीदवारों के नाम के कौन है, क्या इन पे कार्रवाई होगी नहीं होगी, किसकी गलती है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो ये तो बताना चाहिए कितना मेहनत से हम लोगों ने पद जो है वो सृजन किया, हम लोगों ने नौकरियां दी। आगे ये सुनने में आ रहा कि स्वास्थ्य विभाग की भी जो नौकरियां वो रद्द कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ये लोग? जब सारा काम हो रहा था, देश में इतिहास रचा जा रहा है, ये क्या लेकर हम तो यही चाहते हैं। और मामला अगर पूछा जाए, पटना में बिल्डर पर गोली चल जाती है, हत्या हो जाती है, नालंदा में पत्रकार पे गोली चल जाती है। तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरते हुए, और इस बीच इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। रामकृपाल सर, एनडीए के अंदर अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी साफ नहीं हो पाया। सवाल मेरा ये है कि क्या ये वो चाचा भतीजा वाली जो टसल है उस वजह से एनडीए में पेच फंसा हुआ है? देखिए, अभी क्या है कि सब जो फार्मूला जैसे जा रहे हैं, टेंटेटिव तो तय हो चुका है, जैसे क्षण के खबरें आ रही हैं, लेकिन जब भी फाइनल करेंगे, मतलब एक तो है सीट शेयरिंग, एक है हर पार्टी अपने लोगों का नाम डिक्लेयर करेगी जी। तो जहाँ जहाँ जिस स्टेट में अभी सीट शेयरिंग है, जैसे बिहार में है, जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं था तो बीजेपी ने सारे नाम वो कर दिए। अब बिहार में दिक्कत यही है कि क्या फार्मूला बचता है जी। और कई पार्टियां जब होती हैं तो किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट, ये एडजस्ट करना पड़ता है।
इसीलिए थोड़ा लोग डिले करते हैं। और दूसरा ये भी देखते हैं जी कि सामने वाली पार्टी जो राइवल है जी उसकी सूची क्या है, सही। क्योंकि वो जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, तमाम तरह का हर पार्टियां बिठाती हैं, बिल्कुल सर, इसलिए डिले होता है। ठीक है। अभय सर, जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे कि साहब बिहार में तो मुख्यमंत्री इधर से उधर जाने में गुरेज नहीं करते हैं, तो बिहार की जो तस्वीर या तासीर कही जानी चाहिए, नेता भी ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे इधर से उधर जाने में, इस बात का कहीं ना कहीं एहसास दोनों ही गठबंधन को है। इसीलिए चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, ये वक्त लग रहा है वहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। हाँ, ये आपकी बात सही है, एक ये पहलू है। ये दूसरा पहलू ये है, जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें लड़ना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास है, और सही बात भी है, कि वो जितनी सीटें लड़ेगी उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है जी। जो नीतीश कुमार के हिस्से में सीटें जाएंगी उनके जीतने की संभावना भाजपा के अपेक्षाकृत कम है। अच्छा, ये भी एनडीए गठबंधन में ये भी चक्कर है कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को भाजपा के जनाधार के वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पासवान के जनाधार के वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के जनाधार के वोट मिलेंगे, ये भी एक समस्या है। इन सब समस्याओं को ध्यान, और नीतीश कुमार 16 से कम पे लड़ना नहीं चाहते हैं, तो अब अगर वो 16 पे लड़ेंगे फिर भाजपा को भी 16 पे ही लड़ना पड़ेगा, तो ये वहां की मुख्य समस्या ये है वहां पे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई विशेष समस्या है। उनके पास नीतीश कुमार चूंकि चले गए हैं तो सीटें भी उनके पास काफी हैं, तो वो आसानी के साथ में आपस में सीटों का बंटवारा कर लेंगे। ठीक, विनोद से देखिए, एनडीए के बारे में तो जो बताया अभय जी ने, रामगोपाल जी ने, लगभग मैं वही बात दोहराऊंगा नहीं। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं कि चाचा और भतीजे में कौन आएगा, कौन उनके साथ आए। चाहते तो वो भतीजे को हैं, चिराग पासवान को, लेकिन चिराग जाएंगे नहीं। पशुपति पारस ने कह दिया है कि भैया हम तो इंतजार कर रहे हैं, सम्मान मिला तो यहाँ रहेंगे, नहीं तो हमारे रास्ते खुले हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि वो जा सकते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने अभी अपना सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया है, वरना वो बात सही है कि 25 से ज्यादा सीटें तो लड़ेगा, आरजेडी लड़ेगी, और उसके बाद 7-8 सीटें कांग्रेस लड़ सकती है, कुछ सीटें लेफ्ट को दे सकते हैं। वहाँ बहुत स्पष्ट है, वहाँ कोई बहुत ज्यादा तनातनी नहीं है। पशुपति पारस अगर आ जाएंगे तो फिर कुछ सीटें इधर से उधर हो सकती हैं वहाँ, इसीलिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या हो, इनका इंतजार, इनका फाइनल क्या होता है। सेठिया जी, देखिए, जहाँ जहाँ गठबंधन होता है ना, पहले तो गठबंधन में आपस में तय करें कि सीटें कितनी कितनी हैं, उसमें टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद उम्मीदवार का देखिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार तीनों ही राज्यों में भाजपा की सूची नहीं आई है। तो इक्का दुक्का अगर आई है तो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर सूची नहीं आई है। पहले तो सीटों का आपस में बंटवारा हो जाए। मुझे ऐसा लगता है सर, बिहार में तो नेचुरल राइज थे ना, चुनाव साथ में लड़ते आए ना, फिर दिक्कत क्यों हो रही है, ये सवाल है मेरा। हाँ, नहीं, पिछली बार क्या हुआ आपको याद होगा, एक सीट पर उम्मीदवार भाजपा का था, उस पर सिंबल जेडीयू का था। इस बार क्योंकि जेडीयू की संभावना काफ़ी कम लग रही है, दुबे जी ने भी एक बात कही है, मुझे भी ऐसा लगता है, तो इसलिए ये हो सकता है कि भाजपा ज़्यादा सिंबल पर ज़्यादा सीटें लड़े। वो हो सकता है कि 18-19 सीटें या 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद रखे, उम्मीदवार भले ही उसमें जेडीयू का हो। ठीक है, तो ये जब तक डिसीजन नहीं हो जाता तब तक उम्मीदवारों के ऐलान का तो सवाल ही। ठीक है, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं विनोद जी ने जो कहा था उसमें जोड़ूंगा कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी रणनीति के लिए ये चीज बड़ी उपयोगी है कि एक पासवानों की एक पार्टी उनके साथ आ जाए। भले ही वो चिराग पासवान के मुकाबले कमजोर हो, वो जो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं उसमें उससे मदद मिलेगी, बहुत मदद नहीं मिलेगी, थोड़ी ही मदद मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से अगर पशुपत पारस की पार्टी उनके साथ आ जाती है, चिराग पासवान तो नहीं आएंगे, वो क्यों आएंगे, वो तो फायदा, उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, वहां पे है वो, तो पशुपत पारस की पार्टी आ जाएगी तो उनको अपनी प्लेट सजाने में जी काफी अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, रामकृपाल सर, आपको क्या लगता है, मतलब एनडीए में चाचा और भतीजे की में जो चुनना था, तो बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना, जबकि पशुपति पारस लगातार बीजेपी के साथ रहे, क्यों? देखिए, सच्चाई ये है कि पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी एक तरह से लाचार थी, नीतीश कुमार का डिक्टेशन वो झुक गई थी। उस समय बात ये हुई थी, ये 3 जगह पे हार चुके थे विधानसभाओं के चुनाव, उनको डर था, और नीतीश किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को सबक सिखाना चाहते थे कि उनको नहीं चाहते थे। नहीं, 2019 में तो सर रामविलास पासवान जी का निधन नहीं हुआ था, वो जी ये इसके बाद 2019 के सन, मैं विधानसभा की 2020 विधानसभा की बात कर रहा हूँ। तो वो उसके बाद जब अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, आज नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके, इसलिए बीजेपी ने डिसाइड कर लिया, बीजेपी का आकलन यह है कि
रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी जो है वो चिराग ही है और वोट चिराग के पास रहेगा। तो अगर पशुपतिनाथ को मनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उनको गवर्नर या जैसी बात की जा रही थी हो, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर जिसको कहा जा रहा है कि वो आरजेडी में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं, वो तो ऐलान कर चुके हैं कि हाजीपुर सीट से वो ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो तो बीजेपी ने तय कर लिया हाजीपुर से चिराग लड़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे में जो पेच फंसा हुआ है जिसको चलते बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई एक भी सीट, या जैसा अभय जी कह रहे थे, आरजेडी के खाते में कोई भी वोट, थोड़ा सा भी वोट अगर जाएगा तो ये एडवांटेज उनकी हो जाएगी, जैसे एड ऑन। बिल्कुल एड ऑन रहेगा। जी इसमें पशुपति पारस और चिराग पासवान का जो झगड़ा है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका भी देखना चाहिए। जो पार्टी टूटी थी उसमें नीतीश कुमार बैकग्राउंड पीछे से पृष्ठभूमि में उनका बड़ी भूमिका थी। और पशुपति पारस उनके आश्वासन पर ही अलग पार्टी बना के वो मंत्री बने रहे, और पशुपति को यह आश्वासन था कि लोकसभा चुनाव जब आएंगे तो आपको पूरा शेयर मिलेगा। वो आश्वासन नीतीश कुमार ने दिया था, उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, बाद में अलग चले गए, फिर वापस आ गए। तो चिराग को लेकर नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं है, बहुत असहज है, क्योंकि नीतीश कुमार की डिक्शनरी में क्षमा शब्द उस तरह नहीं है, वो फिर बहुत वो नहीं करते। तो मुझे लगता है कि वो चिराग पासवान और पशुपति के बीच जो झगड़ा है और जो खींचतान है उसमें नीतीश कुमार की भी जो भूमिका है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीजेपी इसीलिए यहाँ थोड़ा फंसी हुई है। बिल्कुल। और सेतिया साहब, वो जिस 2020 विधानसभा चुनाव की अभी रामकृपाल सर जिक्र कर रहे थे, नहीं भूलना चाहिए कि उस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बिल्कुल एंटी मोर्चा नीतीश कुमार के खिलाफ संभाला था। ऐसे में बीजेपी ये भी मानकर चल रही होगी कि अगर इस वक्त चाचा और भतीजा में से भतीजा अलग स्टैंड लेता है तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा जाएगा। देखिए, ये जो विनोद जी ने बात करी कि पारस को अलग करके, चिराग से अलग करके, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय 2020 के चुनाव में भी ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी का डम्मी कैंडिडेट है चिराग पासवान, जो जेडीयू को हराने की कोशिश कर रहा है, और वो सफल हुआ भी। अब उसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है, आज अगर चिराग को भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे ज़्यादा वफादार मानती है या उसी के साथ समझौता करना चाहती है, तो उसका बैकग्राउंड ये है कि चिराग के साथ भाजपा का जो समीकरण बनता है दलित और अति पिछड़ों का, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा वोट बैंक की दृष्टि से। तो ये कॉम्बिनेशन, पारस का उतना आधार उस ढंग से नहीं है उस समय, क्योंकि भूमिका जो थी ये थी कि दोनों को अलग कर दिया जाए, और उसमें नीतीश कुमार की भूमिका इसलिए थी क्योंकि उससे पहले रामविलास पासवान और नीतीश की भी आपस में नहीं बनती थी। दोनों में 36 का आंकड़ा था। बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग यही है ना कि पिता की जो राजनीतिक विरासत है उस पर अधिकार बेटे का ही होना चाहिए, और इसी वजह से चिराग पासवान का कंट्रोल और चिराग पासवान बीजेपी की पसंद एनडीए में। अब इससे खमियाजा क्या इस रूप में भुगतना पड़ेगा कि पशुपति पारस जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर हाजीपुर से उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो भी वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर हमें नजर रखनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में सर वो हरवाने में बहुत कामयाब रहा, जेडीयू को जिताने में कामयाब रहा बीजेपी को। हाँ, बिल्कुल इसी वजह से भाई चिराग पासवान की वजह से ही जेडीयू को इतना नुकसान हुआ ना, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी चली गई। और अब अगर चिराग पासवान एनडीए में नहीं आते हैं, चिराग पासवान फिर से अगर मुखालफत करते हैं तो चिराग पासवान सीधे सीधे एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब नुकसान भले ही जेडीयू को, लेकिन एनडीए का नुकसान का संरक्षण था, पशुपति को नीतीश कुमार। हाँ, और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है सीट बंटवारे को लेकर। जो महागठबंधन है बिहार में, तेजस्वी यादव की तरफ से बयान दिया गया है 2 से 4 दिन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। 2 से 4 दिन का वक्त वो कह रहे हैं लगेगा, और आखिरकार बिहार में कौन सा दल महागठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तस्वीर साफ होगी। सुनिए। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी, अंतिम चरण में है ना। एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर मोहर लगने ही वाली है, अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिसका असर सीधे सीधे हिमाचल की राजनीति पर पड़ेगा। हिमाचल के जो बागी 6 एमएलएस थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। स्पीकर के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, मतलब स्पीकर का फैसला ही बरकरार रहेगा। और स्पीकर ने फैसला यह सुनाया था कि ये कांग्रेस के 6 बागी विधायक, उन्हें
अयोग्य करार दिया गया था स्पीकर की तरफ से। मतलब विधानसभा स्पीकर ने जो अयोग्य ठहराया था 6 बागी विधायकों को, वो अयोग्य ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो मई के दूसरे हफ्ते में होगी। फिलहाल कोई राहत इन 6 बागी विधायकों को नहीं मिली है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। जानते हैं निपुण से, आज कोर्ट में क्या हुआ निपुण? बिल्कुल रोमाना, देखिए आज जो खबर हुई है उस 2-3 पहलू हैं। पहली बात कि कोई रोक नहीं लगाई, नोटिस जारी कर दिया स्पीकर को और स्पीकर कार्यालय से जवाब मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन रोक नहीं लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 बागी विधायक हैं फिलहाल सदन में नहीं जा सकेंगे, कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, कोई मतदान सदन में हो रहा है उसमें वो वोट नहीं डाल सकेंगे। दूसरी बात, इनका ये कहना था कि अगर आप रोक नहीं लगा रहे हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया, उपचुनाव का, पूरा मामला व्यर्थ हो जाएगा और नए लोग कर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर अपनी तरफ से तो रोक नहीं लगाई, लेकिन कहा कि हमारे आज के आदेश के बाद चुनाव आयोग उचित कदम उठा लेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चुनाव की घोषणा जरूर हुई है लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग को इशारा है कि फिलहाल वो नोटिफिकेशन जारी ना करे। हालांकि चुनाव आयोग को सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि फिलहाल इन विधायकों को इस मामले में राहत नहीं मिली है कि वो सदन में नहीं जा सकेंगे, वो बाहर ही रहेंगे सदन से। नए चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन इशारा साफ किया है कि फिलहाल चुनाव आयोग वहां पर चुनाव न कराए उन 6 सीटों पर। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश 6 बागी विधायक, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, अयोग्य स्पीकर ने करार दिया था, अभी अयोग्य ही रहेंगे वो इस मामले में। हालांकि अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मई के दूसरे हफ्ते में तारीख तय की है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद ईवीएम का मुद्दा जो है वो एक बार फिर से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। कल मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने, आम आदमी पार्टी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। सुनिए। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। देखिए, ये बात तो सच है कि जैसे राजा की जान तोते में थी, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की जान ईवीएम में है। मगर ईवीएम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब तक के लिए ये है कि ईवीएम की गड़बड़ी होती है 5% की, 10% की। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बाहर निकल के वोट डालना है। 20% से ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, तो ईवीएम भी जो है कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए वोट बढ़ाना पड़ेगा अपोजिशन पार्टी के। ये हमारे बात हमने वहाँ कही। तो ईवीएम को लेकर जिस तरीके के सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, अब सवाल यह कि इंडिया की मुश्किल पीएम या ईवीएम? विनोद जी। नहीं, देखिए, ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। कोई बहुत क्रेडिबल एविडेंस मेरे पास तो है नहीं, मैं इस पर नहीं बोल सकता। लेकिन एक बात जरूर है कि चुनाव आयोग ने जो विपक्षी दलों से मिलने में टाल मटोल की है कि भाई अगर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से विपक्ष आपसे मिलना चाहते हैं तो वो मिलने में क्या दिक्कत है, मिल लेते हैं, उसके बाद आपको जो करना करिए। वो कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े करता है। ये इसका हिसाब किताब चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जवाबदेह जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति संवैधानिक संस्था है। और अगर कोई भी दल, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर चुनाव आयोग से मिलना चाहता तो उसको मिलने का समय देना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल। तो सेठे साहब वो कहते हैं ना, जैसे कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए नजर भी आए। इसी तरीके से सिस्टम सिर्फ पारदर्शी हो ही ना बल्कि होता हुआ नजर भी आए। वहां पर कहीं कमी नजर आ रही है क्या? चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा कर रहा था उस समय यह सवाल एक जर्नलिस्ट ने भी उनसे पूछा था ईवीएम को लेकर के, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। वही जवाब यहाँ पर फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि जब आप जीत जाते हैं, चाहे वो हिमाचल हो या कर्नाटक हो, तब ईवीएम ठीक है, जब दूसरा जीत जाता है तो ईवीएम गलत है। तो इसके बारे में विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप जीत जाते हैं तो आप ईवीएम के फैसले को स्वीकार कर लेते हैं और जब दूसरा जीतता है तो आप स्वीकार नहीं करते हैं। बिल्कुल। और देखिए ना, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पहले जब सवाल उठाए गए थे तो उसने पूरा दिन का समय दिया था कि आइए दिखाइए किस तरीके से हैक होता है, और तब कोई विपक्ष की तरफ से पहुंचा भी नहीं था। वहां पर रामकृपाल सर, देखिए, ईवीएम का मामला रोमाना जी विशुद्ध रूप से राजनीतिक है
सभी लोग इस बात को जानते हैं कि ईवीएम एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर किसी को ईवीएम से परेशानी है वो प्रूफ लेकर के अदालत में जाए, क्योंकि सड़क पर एक पान वाला या एक जैसे मैं मेरे जैसा सामान्य आदमी क्या समझेगा, और ये फैसले सड़क पर नहीं होंगे। अगर कोई चीज गड़बड़ आपको लग रही है आप सबूत के साथ अदालत में जाइए। बिल्कुल ठीक। अदालत ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, अदालत कह रही है कि बिल्कुल ठीक है, फिर जब भी मौका ऐसा आता है तब फिर ईवीएम का भूत निकल आता है। ये राजनीतिक प्रपंच है। ये हर पार्टी जिसके खिलाफ जाएगा वो कहेगी ईवीएम की गड़बड़ी है। हम तो बड़े पॉपुलर थे, वोट हमको नहीं मिला ईवीएम के नाते। तो मेरा ये कहना है कि वंस फॉर ऑल अगर करना है तो सारी पार्टियां जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दें, इसकी जांच कीजिए और फाइनल। चलिए ठीक है सर, समय आज इतना ही है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे थे आप। कल दोपहर 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।